अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो कॉन्फ्रेंस रही, जो मुझे मालूमात मिली, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस अक्सर होते हैं इसलिए कि चलो एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए, लेकिन आज के जो आपके इजलास थे सुबह में और दोपहर के बाद भी, और ख़ास करके दारुल क़ज़ा का जो सिस्टम हमारे पास है, इसको किस तरह बढ़ावा दिया जाए और इसमें मेयारी चीज़ आनी चाहिए। जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस है बनाने के लिए अगर हम बना ही लेते हैं और उसमें क्वालिटी नहीं आ जाती तो फिर वो उतनी लंबी तक चलती नहीं। हम समझते हैं अंजुमन इस्लाम का ये एक प्रिविलेज रहा आज के इस तरह की नशिस्त हमारे कैंपस में हमें मौका दिया, और हमारे दरमियान सेक्रेटरी जनरल साहब हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जो हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर भी एक बड़े स्कॉलर की इनकी हैसियत है और अच्छे मुकर्रिर हैं, और मैंने इनको बड़े करीब से देखा है हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड के मीटिंग में। जब से आपने वो ओहदा संभाला है सेक्रेटरी जनरल का, वो जिस तरह से मीटिंग कंडक्ट करते हैं, जो इस्लामी तरीका है कि मशवरा होना चाहिए, हर एक को मौका मिलता है, उस तरह की शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है, तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और आप इतने दीन से जुड़े हुए लोग, मज़हबी लोग भी हैं और आलिम दीन भी हैं, यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। और इस कॉन्फ्रेंस का कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट आना चाहिए। मैं मेरा एक तजुर्बा आपको बयान करूँगा। कई साल हो गए जब पहली बार महाराष्ट्र में दारुल क़ज़ा जो है, इसका इनाग्रल फंक्शन हमारे ग्राउंड में रखा गया था। उस प्रोग्राम के दूसरे दिन आईबी ऑफिसर मुझे मिलने आए। अक्सर आते हैं, अंजुमन प्रोग्राम है तो आ जाते पूछने क्या है साहब, और हम बोलते हैं सब ये चीज़ है, छुपाने की कोई बात ही नहीं। उनका आर्ग्यूमेंट ये था उस दौर में कि ये तुम पैरेलल जुडिशरीज लेके आ रहे हो क्या, वगैरह वगैरह। तो हमने कहा देखिए, हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्बिट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अभी लोक अदालत भी है महाराष्ट्र में, ख़ास करके जो दो पार्टियां जब आती हैं, लगता है कि ये मसला आपस में बैठ के तय हो सकता है, तो बोलते लोक अदालत के पास जाइए। तो मैंने कहा इससे ये हो रहा है कि आपके पास बैकलॉग इतना है, हाई कोर्ट के जजेस जितने होने चाहिए 50% भी नहीं है, लोअर कोर्ट में भी नहीं है, तो कई साल तक ये मुकदमे चलते हैं और इंसाफ मिलता नहीं है। तो हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, इसमें क्या आपको तकलीफ़ है? तो उसके बाद समझ में आए हो। उसके बाद हम अपने जो गैर मज़हब के भाई हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू होती है मज़हब के बारे में। जब पूछते हैं तो हमारा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि उनके अपने मज़हब के बारे में उनके जो दिमाग में कुछ डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना अपना फ़र्ज़ बनता है। और कई लोगों ने इसको इतना अप्रिशिएट किया, बल्कि एक दौर था 2-3 साल पहले जो बहुत गलत काम हो रहे थे बेटी और बहुओं के साथ, तो मैंने कई पढ़े लिखे लोगों को ये बोलते हुए देखा है जो वो मज़हब के एकदम पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो सज़ा है उस चीज़ के लिए, तो एक सोच आई है लोगों के अंदर भी। और दूसरा, हमारे यहाँ हमारे बारे में एक और गलतफहमी और जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि इस्लाम में हमारे बहनों को, बीवियों को, निस्वां को उनके हुकूक नहीं दिए जाते और उनको दबाया जाता है। तो इस बात की भी चर्चा होती है। तो हम उनसे कहते हैं देखिए, अंजुमन इस्लाम की तरफ देखिए, हमारे 100 इदारे में 90% हमारे बेटियां और बहनें हैं और इस्लाम के दायरे में रह के काम करती हैं। हमारी वहाँ आपा है जो प्रिंसिपल है AR अंतुले लॉ कॉलेज के, बैठी हैं, हिजाब के साथ हैं आप, तो उनकी जो कारकर्दगी है, अंजुमन तरक्की कर रहा है तो इनके लिए कर रहा है। मैनेजमेंट तो एक बैकडोर रोल है, ये लोग काम करते हैं। 40% बच्चियाँ पढ़ रही हैं वगैरह वगैरह। हमने जब लोगों से बात करना शुरू की, यहाँ तक के
मेरी एक गुफ्तगू हमारे एजुकेशनिस्ट को बुलाया गया था, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने उनसे कहा, देखिए आपके दिमाग में जो बातें हैं कि मुसलमानों के बारे में, हुकूक के बारे में, जब ट्रिपल तलाक का भी मसला चल रहा था, तो हमने एक मिसाल लेके उनसे कहा, तो कहीं ना कहीं एट एवरी लेवल हमको उनके पास जाना है। वी हैव टू मेक एन अटेम्प्ट टू रीच आउट, जो कहा जाता है। एक मैं मिसाल दूंगा आपको। नाला सुपारा एक जगह है महाराष्ट्र में, बम्बई शहर के सबब में है, और वो छोटा सा गांव, मुसलमानों की बड़ी आबादी है, बहुत सारे मसाजिद है, तारीखी वो छोटा सा गांव है, शहर नहीं कहते, छोटा सा गांव है, जहाँ से बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग उभर के आए। जकरिया फैमिलीज थे, हारिस फैमिली थे। तो वहाँ पे एक मसला आया, जामा मस्जिद और वहाँ की जो एक बड़ी ट्रस्ट है जो तालीमी इदारे चला रहे थे, वो जगह लीज पे ली गई थी जामा मस्जिद से, और चैरिटी कमिश्नर के साथ वो MOU लिखा गया था। तो अच्छी खासी रेंट दिया जा रहा था मार्केट वैल्यू से। और इदारा किसके लिए था? ये माइनॉरिटी इदारा है, उनके बच्चों के लिए है, वही गांव के, शहर के लोगों के, स्कूल से लेकर कॉलेज तक बन गया। तो उनका कहना था कि हमको, ये भी जामा मस्जिद है, अपनी है, तो थोड़ी 5 गुना 10 गुना बढ़ा के दीजिए। और जामा मस्जिद के भी कुछ ट्रस्टी उधर थे, तो उस ट्रस्ट का भी मैं, वो अंजुमन का ट्रस्ट नहीं अलग है, उसका भी मैं ही सदर था। तो ये तय पाया गया दोनों ने कि हम जामा मस्जिद के मुफ्ती साहब के पास चले जाते हैं, और दोनों तरफ उस तरह के ऊंचाई के लोग थे। तो हम गए जामा मस्जिद में काजी अशफाक साहब के पास। वो चला डिस्कशन बड़े अच्छे माहौल में, ऐसा नहीं कि तू क्या बोल रहा है मैं क्या बोल रहा है, ऐसा होता है ना कोर्ट में जाने के बाद एक दूसरे को देखते हुए नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। इतना खुशगवार माहौल उस जामा मस्जिद में था कि हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे जैसे एक फैमिली में, ठीक है तू छोटा भाई है मैं बड़ा हूँ, तो इस तरह किए जाए, और इन पे पूरा भरोसा। वो डिस्कशन चलते चलते एनालिसिस भी होने चाहिए ना, मुफ्ती साहब भी फैसला आपका अचानक दे नहीं सकते 2 मिनट सुन के, वो सब सुनना है, वो बराबर सिस्टम के साथ गए। फिर वो ट्रस्टियान आए, इनको पता चला, तो इन्होंने बोला हमारे यहाँ आप खाना खा जाइए, और पूरा दिन चला गया। शाम तक बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वो सुलह हुई और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये क्या मिसाल देती है? अगर हमारे फैसले देने वाले जो हजरात रहेंगे, काजी साहब रहेंगे, मुफ्ती साहब रहेंगे, वो ब्रॉड प्रोस्पेक्टम देख के, यानी उनका सोचने का तरीका एक कंसील्ड तरीके से नहीं, इन्होंने बहुत सारी स्टडी की उसके पहले, उनके पास पेपर भेजे गए। ऐसा नहीं कि हम गए मौलाना मुफ्ती साहब हमारी ये बात है, वो कहता है, पूरा डिटेल्स दिया गया था, इन्होंने स्टडी की, उसको क्वेरीज निकाले, जैसा जज कैसा पहले देखता है सब, आप एफिडेविट दो, तो हमने इनके पास एफिडेविट दिया ना, हमारे कागजात, और बड़ी समझ के साथ उसको अपना माइंड अप्लाई किया। तो हमारे जो कोर्स चलते हैं, जो हमारे मजहबी हम चलाते हैं, दारुल कज़ा, इनके जो काजी साहब होते हैं अच्छे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और बेहतर बनाने के लिए इनका अलग अलग तरीके से एक्सपोजर होना चाहिए, जो आपके आज वर्कशॉप में हुआ। शायद सुबह में डॉक्टर हजरात भी आए थे शायद। तो ये साइंटिफिक अप्रोच, और वकील हजरात को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए, जो इस तरह के कानून के इसमें कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ केसेस ऐसे हैं जो सुलझाए गए इस तरह से, वेरी सेलिब्रेटेड केसेस कहते हैं, वो भी उनके सामने रखा जाए। तो क्या होगा, केस स्टडी, जैसे हमारा लॉ कॉलेज है, महाराष्ट्र के लिए दारुल कज़ा के लिए कोलैबोरेशन करना हो तो हम आज से ही तैयार हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ऑलरेडी फ्री लीगल सिस्टम शुरू किया है, काउंसलिंग शुरू है, तो क्यों नहीं वो दारुल कज़ा के साथ जोड़ा जाए। और हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा है
डॉक्टर फलक नाज, उन्होंने भी पीएचडी में रिसर्च का पेपर ही वैसा था उनका, इस्लामिक कॉन्सेप्ट के लेके अलीगढ़ से उन्होंने पीएचडी किया है। तो अंजुमन ये भी कर सकता है, क्यों नहीं। और थोड़ा मेरा भी अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनका एक सिपाही हूँ वहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, तो दो तरह की वाबस्तगी है, तो क्यों ना हम इस तरह से शुरू करें। और कुछ ट्रेनिंग होगी, प्रोग्राम होंगे, सेशन अंजुमन ज़रूर करेगा, जामा मस्जिद के साथ भी मिलकर करेंगे। अंजुमन और जामा मस्जिद कुछ अलग नहीं है, हमारे दो इदारे के, हमारे लैंडलॉर्ड है। कल इनके साथ कुछ मसला नहीं आना है, इसलिए हम उनके साथ बोलते दारुल कज़ा के लेके चले। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मुझे बताई गई आज, जो आज के सेशन में ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसको कहते हैं, एक अच्छी तरह की बहस और इंटरेक्शन। आज के दौर में पढ़ाई कैसी होती है, वो नहीं कि एक टीचर आता है और वो अपना बयान दे के खुतबा दे के चला जाता है, जिसको बोलते मोनोलॉग। उसके बाद डायलॉग था एक ज़माना, एक दो बात करते थे, अभी वो भी नहीं रहा, अभी ग्रुप इंटरेक्शन चलता है और ऑडियो विजुअल का ज़माना है दौर में। तो हमको ग्रुप इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। आईआईटी की जो हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो होती है, उसमें इंटरेक्शन से क्लासेस लिए जाते हैं। तो आज आपका वो इंटरेक्शन का सिलसिला था, तो आपका वर्कशॉप बड़ा मियारी रहा। आपके जो फॉर्मुलेशन थे, सिस्टम लाइए आपने, जिस तरह सेशन रखे, ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है। और ये दिमाग में ये चीज़ें बहुत जल्दी जाती हैं। अगर एक ही रटा आप रहोगे, कितना भी दिमाग तेज़ हो, वो नहीं कैप्चर कर पाता। तो इस तरह के वर्कशॉप्स और जगह बनाने हो, अंजुमन में लेने हो। और अंजुमन तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे फ़िदा है, वो जो हमको हुक्म देते हैं, उनकी हुक्म की फरमाबरदारी हम करने में आगे आगे रहेंगे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब अंतुली साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनकी भी वाबस्तगी लॉ फैमिली से रहे, तो ये आज बड़े खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि एक लॉ जो बात हो रही थी और जो इस्लामिक लॉ है उसको किस तरह मजबूत किया जाए। तो हम सब मिलके इसको आगे बढ़ाना है। और यहाँ की जो कॉन्फ्रेंस हुई, एक कॉन्सेप्ट रहता है, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स। आज क्या हुआ, ट्रेनर्स जो बनने वाले हैं उनको ट्रेन किया गया, वो जो ट्रेन हुए उन्होंने जाके और लोगों को करना चाहिए अपने इलाकों में, अलग अलग जगह जाके, और ये बेदारी लानी होगी। और आज के माहौल में इस्लाम सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। जो हमारे यहाँ अच्छाइयाँ हैं वो हमको सामने पेश करनी होगी। मुसलमान कैसा होना चाहिए, कुरान हदीस ने हमको तो सब बताया, ये तो हज़रत आप बताएंगे, वो हमको करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो कम्युनिटी है हमारी, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो भी है, वो भी अच्छे लोग हैं अपने आप में। अगर वो अच्छे नहीं रहते तो दूसरे मज़हब आ ही नहीं सकते थे, इस बात को ध्यान में रखिए। और उनमें भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, कहीं ना कहीं सही इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। मैं एक बात करके 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा आपसे। मेरा जब करियर शुरू हुआ पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद, ये 1980 की बात है, आपने सुना होगा बॉम्बे हॉस्पिटल, जो सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जब भी था अभी भी है, मारवाड़ियों का। तो मारवाड़ियों के हॉस्पिटल में मुसलमान जाना नामुमकिन। तो एक ब्राह्मण जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, वो नायर हॉस्पिटल में, उसने मुझे देखा, पकड़ के लेके गया और उनको कहा नहीं, ये लड़का हमको चाहिए, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, डिवोटेड वगैरह वगैरह। और वहाँ पे खाना पीना सब जो है वो घास खाने का सिस्टम था, तो उसमें हम भी घुल गए। तो 2 वाक़ियात मेरे सामने आए। एक हमारे एक साहब थे, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, शायद आप लोग जानते होंगे, दाऊद भाई साहब करके थे, डेंटल सर्जन, जिनके घर पे सुबह में इतवार के रोज़ कुरान की तफसीर होती थी वगैरह। बहुत से डॉक्टरों का ग्रुप था, उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। तो वो जमात के एक अमीर थे, वो लंदन गए थे और मुमरा में रहते थे, उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो उनको बॉम्बे हॉस्पिटल में लाया गया। तो माशाल्लाह सब अपने लोग लिबास से और इससे हुलिया से सब मुसलमाने दिख रहे थे, और मैं उस वक्त वहाँ का CT स्कैन का इंचार्ज था। ये सब आए पहचान के,
और इनके जो तरीके थे, बच्चे के वालिद ना नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसा बताया कि हम ही उसकी फैमिली है। ये एटीट्यूड देख के और जिस अंदाज से डॉक्टरों से बात की इन लोगों ने, जमात के जो लोग थे, बड़े प्यार से एकदम कम आवाज़ में, मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ क्या, वगैरह वगैरह। बच्चे के वालिद की तरह बोले हम ही उसकी फैमिली है। तो ये देख के वहाँ के जो आईसीयू के डॉक्टर्स हैं वो बड़े ये इम्प्रेस हो गए। हालांकि वहाँ मंदिर है हर इसमें। तो इन्होंने पूछा हम नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? बोले आप पढ़ लो। पहली बार बॉम्बे हॉस्पिटल में नमाज उनको पढ़ने दी, क्योंकि उनके अखलाक देखे उन्होंने। और वो जब मैस में खाने को आए तो उन्होंने किताबें लेके आई थी उनसे पूछ के, हिंदी में और अंग्रेज़ी में इस्लाम के बारे में, और वो मुझसे बात कर रहे थे। वैसे ही एक सिचुएशन आया कि मुझे रेडिएशन सिकनेस हो गया, तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और मैं वहाँ का डॉक्टर्स क्लब का सेक्रेटरी था। ऐसा होता नहीं, अक्सर मुसलमान एक ही वहाँ पे और मारवाड़ियों के बीच में। तो बीमार होने के बाद बहुत सारे वो स्टाफ ही आ रहे थे मिलने को वगैरह। तो 2 कमरे छोड़ के एक पोड्डार साहब थे कानपुर के, बहुत बड़े बिजनेसमैन, आरएसएस प्रचारक, करोड़पति आदमी। वहाँ सिस्टर से पूछता है ये है कौन जो इतने लोग आते हैं? वो केरला वाले ने बोले डॉक्टर काजी, उनको बोलने नहीं आया। तो बोले मुसलमान है क्या? बोले हाँ। बोला ऐसा कैसा? मारवाड़ के हॉस्पिटल में कैसा? यहाँ डॉक्टर के, मैं मिलना चाहूँगा। बड़ा पैसे वाला धोती, टिपिकल जो आरएसएस का आदमी आके बैठ गया। हमने बात शुरू की, ये वो बोले हमारे तो मारवाड़ियों के इसमें गो मांस खाने वालों को हम लेते। मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, जब ये पोलराइजेशन नहीं था। वो मिलियनर आदमी है, उसने भी डोने, तो कैसा हो सकता है? मैं हो गया, होता है कभी कभी। तो शुरू हुआ हमारी बातचीत आहिस्ते आहिस्ते। मैंने कहा मज़हब के बारे में तुम पूछो तो मेरी इतनी पकड़ नहीं है, लेकिन मैं जो कॉमन आदमी बोल सकता है उतना बेसिक बताऊंगा। तो उसने बोले मुझे किताबें ला के दो। मैंने ताज ऑफिस से किताबें मंगाई। मैं कुछ 5-6 रोज़ था एडमिट, तो आने लगे। फिर मुझे अचानक बोलता है मुसलमान ऐसे भी रहते क्या? ये अक्सर अच्छे मुसलमान को जब लोग देखते हैं तो वो पूछते मुसलमान ऐसे भी होते हैं क्या? हम बोलते नहीं ऐसे ही है। तो हम हमारे दीन ने बताए हुए रास्ते पे आज बिल्कुल चलना चाहिए। हमारे उस तरह के जो ताल्लुकात हैं वो डेवलप कर। वो आदमी इतना चेंज हो गया है कि आपको अंदाज़ा नहीं। कट्टर आरएसएस वाला, उसने किताबें लाई, मेरे को हिंदी में किताबें चाहिए। तो वो 80 की बात कर रहा हूँ, आज का दौर बहुत उससे ख़राब है। तो हमको आगे बढ़ के अपने मामलात सीधे करने के लिए उनसे गुफ्तगू करनी। आज हज़रत ने बहुत अच्छी बात कही। जैसा एक शोएब खतीब साहब है, जामा मस्जिद ने कोविड के वक्त इतनी मदद की गैरों की, और एक गुडविल इस्टेब्लिश हो गया। तो हज़रत ने कहा ये गुडविल हुआ, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखिए, उनको कहीं ना बुलाइए और आगे बढ़िए। ये सब होना चाहिए। तो ये सब आपकी जिम्मेदारी भी है। इस्लाम का प्रोजेक्शन आज करना है, आज सही वक्त भी है, तो हमको करना होगा हमारे अखलाक से, हमारे हर इससे। और मैं और एक बार जामा मस्जिद को मुबारकबाद देता हूँ, मुफ्ती हमारे अशफाक साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। इतना अच्छा आपने कॉन्फ्रेंस आज ऑर्गेनाइज़ की, और इस बहाने हज़रत हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, तो ये भी अंजुमन के लिए बहुत सारे इनसे दुआएं निकलेंगी हमारी तरक्की के लिए। और मैं ये बताता चलूँ, मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, एक 2 मिनट लूँगा अंजुमन के बारे में आपको बताने। ये इदारे को 150 साल मुकम्मल होने जा रहे। ये 23 फरवरी को आने वाले। 3 स्टूडेंट्स और 20 टीचर से शुरू हुआ था। 120 स्टूडेंट और 3 टीचर से आज करीब 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे 50% बच्चे फ़ीस नहीं भर पाते, 70% बच्चे पहली बार पढ़ाई कर रहे, घर में कोई पढ़ा हुआ नहीं है। और उनके आप नताइज देखिए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये सब आगे हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में वगैरह, आप अखबारात में पढ़ते होगा। और ये इदारे में 2 यतीम खाने हैं बच्चियों के, इनकी हम परवरिश करते हैं और इनका निकाह करके भी देते हैं। तो हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ कर लेते हैं। तो ये सिलसिला अंजुमन का है।
और यहाँ दीन के दायरे में रह के, क्योंकि हम अंजुमन इस्लाम है, दीन के दायरे में रह के आला दुनियाई तालीम दी जाती है। और बड़ी तादाद में हमारे फैकल्टी में भी कुरान हाफिज़ हैं, आलिम हजरात भी हैं। और मैं चाहूँगा, आप, मेरी एक ही दरख्वास्त है, अगर आपको लगता है हमने कुछ थोड़ा सा अच्छा काम किया आपको यहाँ बुला के, तो अंजुमन के लिए दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ करेंगे, और ये तो हमारा हक़ भी है। أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا.